अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 11 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो एक कार्यक्रम के दौरान सबमरीन करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कहाँ पर? नवल डॉकयार्ड में। नवल डॉकयार्ड कहाँ पर है? यह है मुंबई में, याद रखेंगे। अब बात करते हैं सबमरीन करंज की। इसे डेवलप किया गया है अंडर प्रोजेक्ट 75। कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो पहली सबमरीन थी उसका नाम था कलवरी, दूसरी का नाम था खांडेरी, और ये जो करंज है यह तीसरे नंबर की सबमरीन है जिसे दिया गया है अंडर प्रोजेक्ट 75, याद रखेंगे। साथ ही आप जानते हैं नौसेना के एडमिरल कौन है? करमवीर सिंह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिल्म द व्हाइट टाइगर में अहम रोल निभाने वाले किस अभिनेता को बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो फिल्म द व्हाइट टाइगर में स्टार कास्ट में कौन कौन है? आदर्श गौरव हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, राजकुमार राव हैं, और इसमें बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है आदर्श गौरव को, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो बाफ्टा अवार्ड्स हैं इस बार कौन से नंबर के हैं? 74 नंबर के हैं। ये कहाँ पर दिए जाते हैं? रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में। ठीक है, याद रखेंगे। ये हैं आदर्श गौरव। ठीक है, ये किस फिल्म में इन्होंने विलन का रोल निभाया है जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? फिल्म का नाम है द व्हाइट टाइगर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन महिलाओं का 2021 राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम के लिए चयन किया गया है? आपको बताना है जो राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम है उसमें किन महिलाओं का चयन किया गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 9 महिलाओं का चयन किया गया है। ठीक है, इसमें जो मुख्य हैं 3 उनको हम याद रखेंगे। इंदिरा नुई, ये भारतीय अमेरिकी हैं, पेप्सिको की पूर्व CEO रह चुकी हैं, याद रखेंगे। पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नुई। और दूसरे नंबर पर हैं पूर्वी अमेरिकी महिला मिशेल ओबामा। ठीक है, प्रथम महिला थी ये अमेरिका की। आप जानते हैं इनके जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनकी ये पत्नी थी, इसीलिए ये प्रथम अमेरिकी महिला थी पूर्व, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर है मिया हम्प। ये कौन है? मिया हम्प है फुटबॉलर। तो इन तीनों को चुना गया है हॉल ऑफ फेम में। इनके साथ 6 और हैं, टोटल 9 को चुना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हॉल ऑफ फेम है ये कहाँ पर, किस कार्यक्रम में ये नॉमिनेट किया गया, इनको चुना गया? तो ये प्रोग्राम हुआ था सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क, USA में। ठीक है, सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क, USA। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो पहली बात, इलाहाबाद की जगह पे यहाँ पर प्रयागराज होना चाहिए। तो ये थे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह, जिनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है। हाल ही में खबर में रहा सिगोरगढ़ किला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने मध्य प्रदेश में सिगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया, जिसके कारण यह किला चर्चा में आ गया। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, दमोह जिले में। तो याद रखना आपको सिगोरगढ़ जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि इस तरह के जो गढ़ करके किले हैं जैसे नाहरगढ़ का फोर्ट है, ये सब कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान, जयपुर में पड़ते हैं। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है, तो आपको याद रखना है यह मध्य प्रदेश में है। इसके साथ ही आपको बता दें संस्कृति मंत्रालय और राज्य के जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नवगठित जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया। ठीक है, जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया गया है, जिसको किसके अंतर्गत गठित किया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में वुमेन विल बेल वेब प्रोग्राम या वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपको बताना है वुमेन बिल, ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? या लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। आज हमने 3 या 4 इस तरह के प्रोग्राम को, प्लेटफॉर्म्स को संकलित किया है। इनमें से कोई एक ना एक तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये जो वुमेन बिल है जिसे गूगल ने लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? उन महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना जो उद्यमी बनना चाहती हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उन महिलाओं को इसके द्वारा गाइड किया जाएगा, याद रखेंगे। साथ ही याद रखना है आपको, गूगल ने जो इनकी एक स्कीम चलती थी, एक पहल थी, एक इनिशिएटिव था
इंटरनेट साथी उसको गूगल ने बंद कर दिया है। ठीक है, इंटरनेट साथी को गूगल ने बंद कर दिया है। तो पूछा जा सकता है किस पहल को गूगल ने हाल ही में बंद कर दिया है, तो याद रखेंगे इंटरनेट साथी को। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा गठित कॉमन नॉर्म्स कमेटी CNC निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो आपको बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम है कॉमन नॉर्म्स, NORMS नॉर्म्स कमेटी। ठीक है, शॉर्ट में CNC बोलेंगे। इसका गठन किया गया है कौशल विकास योजनाओं के लिए लागत मानदंडों का, स्टैंडर्ड्स का बनाना। ठीक है, इनकी सिफारिश की जाएगी इस कमेटी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने स्टार्टअप उन्नति प्रोग्राम शुरू किया है? तो हाल ही में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक ने शुरू किया है स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो वरिष्ठ महिला उद्यमी हैं उनको वरीयता दी जाएगी। तो आपको याद रखना है स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम किसे रिलेटेड है? पहली बात तो महिला उद्यमियों से, साथ में बैंक का नाम याद रखेंगे HDFC। अब बात करते हैं HDFC की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय पायलट प्रोजेक्ट महिलाओं द्वारा आर्थिक उद्यमिता और स्टार्टअप्स के आर्थिक सशक्तिकरण को लागू करेगा? तो देखिए, महिला उद्यमी संबंधित जितने भी हमने प्लेटफॉर्म पढ़े हैं या कोई पहल पढ़ी है उनको याद रखेंगे। जैसे HDFC का भी हमने पढ़ा, स्मार्ट अप प्रोग्राम, साथ में गूगल का वुमेन विल, और ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया है? महिलाओं द्वारा आर्थिक उद्यमिता और स्टार्टअप्स के साथ आर्थिक सशक्तिकरण। ये कौन सा मंत्रालय लागू करेगा? तो याद रखेंगे, लागू किया जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इस प्रोग्राम को, इस पायलट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जर्मनी के साथ साझेदारी की है। याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि किस देश के साथ साझेदारी की है महिलाओं द्वारा आर्थिक उद्यमिता और स्टार्टअप के आर्थिक सशक्तिकरण पायलट प्रोजेक्ट के लिए। तो याद रखेंगे, जर्मनी के साथ की है साझेदारी। किसने? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, BRO ने किस राज्य में द ब्रिज ऑफ कंपैशन या करुणा का पुल इसका निर्माण किया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 200 फीट का द ब्रिज ऑफ कंपैशन या करुणा का पुल इसका निर्माण किया गया है। तो लंबाई याद रखेंगे 200 फीट। ठीक है, कहाँ इसका निर्माण किया गया है? उत्तराखंड में। याद रखना है, नदी का नाम क्या है? ऋषिगंगा नदी के ऊपर यह बनाया गया है। ऋषिगंगा नदी भी याद रखिएगा। अभी जो तबाही आई थी, प्राकृतिक तबाही आई थी उत्तराखंड में, उस कारण ऋषिगंगा काफ़ी समय से चर्चा में है, और अब तो आप याद रखेंगे ही। इस पर बनाया गया है द ब्रिज ऑफ कंपैशन, करुणा का पुल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत श्रद्धांजलि प्रदान की जाएगी उन सभी श्रमिकों और अन्य लोगों को जिनकी मृत्यु हो गई थी रेनी पावर प्लांट और NTPC पावर प्लांट में। ठीक है, जो प्राकृतिक तबाही हुई थी उसके कारण, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है इस ब्रिज ऑफ कंपैशन के द्वारा, करुणा के पुल के द्वारा। साथ में ये उन 13 गांवों को जोड़ेगा जो पिछले महीने हुई प्राकृतिक तबाही से प्रभावित हुए थे। तो याद रखना है, इसकी लंबाई कितनी है द ब्रिज ऑफ कंपैशन या करुणा के पुल की? 200 फीट। ठीक है, कितने गांवों को जोड़ेगा? 13 गांवों को। यह किसके लिए है? यह एक तो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा गाँवों के बीच, साथ में यह श्रद्धांजलि है उन श्रमिकों और अन्य लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ठीक है, रेनी पावर प्लांट और NTPC पावर प्लांट में उस प्राकृतिक तबाही में। याद रखेंगे, जो पिछले महीने आई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला वाइट वाटर राफ्टिंग उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पहला वाइट वाटर राफ्टिंग उत्सव था, इसे आयोजित किया गया है डोडा, जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे। तो ये हैं आज के सभी करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने हेतु ड्राफ्ट तैयार किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पहला विकल्प कह रहा है हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब,
तीसरा विकल्प है कर्नाटक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके विकल्प हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। INS सुमेधा और कुलिस बांग्लादेश के किस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर में होने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे? आपके विकल्प है मोंगला, चटगांव, खुलना या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब देख लेते हैं आज के उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया था सुधीर कटियार जी ने। उनकी कमेंट को पिन कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं आपकी कमेंट को भी पिन किया जाए, आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाए, तो आप सबसे पहले आंसर करिएगा और आंसर सही होना चाहिए। पहला प्रश्न था, हाल ही में 69 साल की उम्र में ओलिवियर डसॉल्ट का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। वे किससे संबंधित थे? तो जो ओलिवियर डसॉल्ट थे ये फ्रांस के निवासी थे, ठीक है, अरबपति थे फ्रांस के, और हाल ही में इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। ये राफेल बनाने वाली कंपनी के मालिक थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। भारत ने हाल ही में राफेल की खरीदारी की थी, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इस कंपनी के मालिक कौन थे जिनका निधन हो गया। नाम है ओलिवियर डसॉल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया है? तो हमने कुछ दिन पहले इसके बारे में चर्चा की थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में कुल 112 सबसे प्रदूषित स्थलों को चिन्हित किया था, ठीक है, जिसमें शीर्ष सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थल पाए गए थे उड़ीसा में और दूसरे नंबर पर पाए गए थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने पाए गए थे? 21 और उड़ीसा में पाए गए थे 23 और तीसरे नंबर पर था दिल्ली जिसमें पाए गए थे 11 सबसे प्रदूषित स्थल, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी दूसरा, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और उत्तर प्रदेश में कुल 21 सबसे प्रदूषित स्थल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित किए गए, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। इसे जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत स्थापित किया गया और इसको जो शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए वह सौंपे गए वायु अधिनियम 1981 के द्वारा, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं श्री शिवदास मीणा, याद रखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री शिवदास मीणा, ठीक है। इसकी स्थापना 1974 में हुई जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत। यह एक सांविधिक निकाय है। अगला प्रश्न था, जापानी तकनीक पर आधारित देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये खोला गया है कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। जापानी टेक्निक पर आधारित है देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ठीक है। कहाँ पर? रानीखेत, उत्तराखंड में। यह कुल 13 एकड़ में फैला हुआ है और उत्तराखंड की जो रिसर्च विंग है उसने इसको खोला है। कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत में, ठीक है। इस सेंटर में सभी वो प्रॉपर्टीज़ होंगी जिससे फॉरेस्ट हील हो सकते हैं। क्लियर? तो ये है आज का वीडियो। साथ में आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और GS की क्विज कराई जाती है, आपके लिए लाभकारी होगी। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चाहते हैं वीडियो की PDF तो आपको PDF उपलब्ध लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर प्रत्येक दिन PDF उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।